बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, जिनमें हम पहले सेक्शन 2 का डेफिनेशंस और जो कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल 19C तक पढ़ा था सब सेक्शन। आज हमारा सब सेक्शन 30 है ऑफ सेक्शन 2। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज मेरी कोशिश होगी कि इनको हम कंप्लीट कर लें, लेकिन ना हुआ तो फिर कल सही इंशाल्लाह। तो आप उम्मीद है कि इसको समझ रहे होंगे, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। सब सेक्शन 30 है सेक्शन 2 का, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या चीज़ होती है? इनटेंजिबल बेसिकली ऐसा होता है जिसकी कोई फिज़िकल पोजीशन ना हो, जैसे कि गुडविल है या पेटेंट्स हैं जिनकी वैल्यू तो बहुत होती है लेकिन उनकी फ़िज़िकल पोजीशन नज़र नहीं आती, उसको हम इंटेंजिबल कहते हैं। और जो इंटेंजिबल के रिलेटेड जो असल डिफ़ाइन किया गया है और तफसील दी गई है वो हम सेक्शन 24 में मज़ीद इसको तफसील से पढ़ेंगे। सेक्शन 30 सब सेक्शन 38 है, 30A है ऑफ सेक्शन 2 का, इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज़। इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज़ आजकल काफ़ी इसका चर्चा हो रहा है, बल्कि मेरा लेक्चर्स भी था जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए कि आपने जो कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने 1 जून से पहले अपने बिज़नेस को इंटीग्रेट करवाना है FBR के कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और जो नॉन कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने 1 जुलाई से पहले इंटीग्रेट कराना है कि जो भी वो सेल इनवाइस इशू करेंगे वो FBR के मास्टर डाटा के साथ इंटीग्रेट होगी। इधर रिपोर्ट वो इशू इनवाइस निकाल लेंगे, साथ ही FBR को उसकी रिपोर्ट हो जाएगी। या फिर इसकी एग्जांपल है जैसे कि आजकल POS पॉइंट ऑफ सेल लगे हुए हैं मुख्तलिफ रिटेलर्स पे, आप उधर जाते हैं तो वो आपको जो इनवाइस देते हैं उस पर FBR का मोनोग्राम भी आता है और वो रियल टाइम रिपोर्ट हो रही है FBR को, तो वो बेसिकली इंटीग्रेट हो चुकी है। तो इसको इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज ऐसे कहते हैं जो रियल टाइम FBR के साथ रिपोर्टिंग के लिए FBR के मास्टर डाटा के साथ अटैच हो, उसको हम इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज कहते हैं। मीन पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड थ्रू अप्रूवल फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर एंड हुज फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर इंटीग्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ज़ाहिर है रूल्स में उसके बारे में बताया जाता है कि इस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है, तो वो उस तरह से इंटीग्रेशन होगी। सब सेक्शन 30AA है ऑफ सेक्शन 2 का, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ है, एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन 2003 के तहत जो डिफ़ाइन किए गए हैं उनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। सेक्शन 30A भी है, सब सेक्शन 30AB ऑफ सेक्शन 2, काइबोर। काइबर हमने सेल्स टैक्स में भी पढ़ा था कि जो कि क्या होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है वो हर क्वार्टर के फर्स्ट वीक में बताया जाता है कि ये रेट होगा, इंटरेस्ट का जो रेट होगा, तो वही जो है काइबर्स उसको कहते हैं। प्रिवेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में उसको इशू होता है काइबोर। सब सेक्शन 30AC है ऑफ सेक्शन 2 का, आइरस। आइरस आप जिस पे, ये एक ऐसा प्रोग्राम है इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें आप फाइल करते हैं या सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो है आइरस। ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जो आपको रिटर्न फाइल करने में उसमें फैसिलिटेट करता है। तो ये क्या है? वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्स लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है वो है आइरस सिस्टम, जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वही है। सब सेक्शन 30AD है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जो मरूफ है इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ये पूरी दुनिया ऑटोमेशन पे चलती जा रही है, मैनुअल से काम कम होकर ऑटोमेशन पे होता जा रहा है, तो उसमें IT के यूज़ की वजह से वो सारी ऑटोमेशन हो रही है। तो ऐसी सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है सिस्टम को कंप्यूटराइज करने में या ऑटोमेशन करने में,
उसको हम IT सिस्टम कहते हैं। सर्विसेज इंक्लूडेड बॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक इसकी लिमिट नहीं है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, वेब डिज़ाइन नहीं है, वेब होस्टिंग एंड नेटवर्किंग डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सब सेक्शन 30A ऑफ सेक्शन 2 IT एनेबल सर्विसेज इंक्लूड के IT की सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है, जो कि सिर्फ लिमिट नहीं इस तक करता। इनबाउंड और आउटबाउंड इसमें शामिल है, कॉल सेंटर्स हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस हैं, रिमोट मॉनिटरिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज जो हैं IT के ज़रिए हो रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज हो रही हैं, टेली मेडिसन सेंटर बने हुए हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो आपको मेडिसन, वो डॉक्टर आप समझें अवेलेबल है। डाटा एंट्री ऑपरेशंस इस पे हो रहे हैं। क्लाउड्स कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, क्लाउड्स पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, इधर सॉफ्टवेयर में है नहीं, पता नहीं किसी को चलेगा। और इसके अलावा डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लोकली प्रोड्यूस टेलीविज़न प्रोग्राम एंड इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसेसिंग जो है, ये सारी इसमें IT सर्विसेज में आती हैं। सेक्शन 30B है ऑफ सब सेक्शन 30B ऑफ सेक्शन 2 है। लीजिंग कंपनी क्या है? लीजिंग बाज़ औक़ात जब हम लीज़ पे चीज़ें लेते हैं, जो आप गाड़ी लीज़ पे ले लेते हैं तो आपको वो हेल्प करती है कि फ़ंड्स प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उसके साथ वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसको हम लीजिंग कंपनी कहते हैं। मीन लीजिंग कंपनी एज डिफाइंड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एंड नोटिफाइड एंटिटीज़ रेगुलेशन 2007 के ज़रिए बताया गया, उसको हम लीजिंग कंपनी कहते हैं। सब सेक्शन 30C है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2। लाइजन ऑफिस मीन अ प्लेस ऑफ द बिजनेस एक्टिंग फॉर द प्रिंसिपल हेड ऑफिस एज एंटिटीज़ विच इज़ अ पार्ट ऑफ, कि लाइजन ऑफिस ऐसा जो FBR के साथ लाइजन कर रहा है। हो सकता है कि वो प्रोडक्शन कहीं और हो रही हो, सेल्स कहीं और हो रही हो, लेकिन FBR के साथ जो लाइजन हो रहा है वो जिस ऑफिस में होता है उसको लाइजन ऑफिस कहते हैं। इट्स एक्ट इसके अगर हम क्लास A है, सब सेक्शन 30C की क्लास A है, इट्स एक्टिविटीज़ डज नॉट रिटर्न ड्राइविंग इनकम इन पाकिस्तान and maintain itself out of any amount remitted from outside Pakistan received through the normal banking channel। तो मतलब जो एक काम तो उसका चाहे बाहर हो रहा है लेकिन लाइजन ऑफिस इधर है। एक्सप्लेनेशन इट क्लैरिफाइज दैट द प्लेस ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लाइजन ऑफिस इफ़ इट इंगेज इन, के वो लाइजन ऑफिस हम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को नहीं कहेंगे, बिज़नेस को नहीं कहेंगे, कि अगर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज है, ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में एंगेज है, द नेगोशिएशन एंड कंक्लूजन कंट्रोल में है, तो उसको हम लाइजन ऑफिस नहीं कहेंगे। दी एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ कमर्शियल एक्टिविटी इफ़ दीज इंक्लूड्स, कौन कौन सी होगी कमर्शियल एक्टिविटीज़? जहाँ सेल सर्विसेज एंड गुड्स सर्विसेज हो रही हैं, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स हो रही हैं। तो अब सब्जेक्ट टू सब क्लास आई प्लेस इन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज लाइजन ऑफिस कौन सा होता है? अब उसने डिटेल बता दी है कि लाइजन ऑफिस इफ अंडरटेक एक्टिविटी एंड एक्सप्लोरेटरी और प्रीपेटरी नेचर्स, कि जहाँ एक्सप्लोरेशंस हो रही है या प्रिपरेशंस हो रही है, इन्वेस्टिगेटिव एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेडिंग विद आर इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने ट्रेडिंग करनी है। एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन की जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ अगर कोई हो रही है तो वो भी हो सकता है। प्रमोटिंग प्रोडक्ट वेयर सच प्रोडक्ट्स आर येट टू बी स्पेसिफाइड इन द आर सोल्ड इन पाकिस्तान, कि अभी जो चीज़ें बेचनी हैं और उनके रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन कोई हो रही है, प्रमोशंस हो रही है, या प्रमोटिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस जो हो रही हैं बिटवीन द प्रिंसिपल एंड टैक्स पेयर इन पाकिस्तान, एंड प्रोविज़न ऑफ द टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं लाइजन ऑफिस में शामिल हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 31 है। लिक्विडेशन इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जिसमें लिक्विडेशन होती है, टर्मिनेशन ऑफ कंपनी या ट्रस्ट जो है उसको करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। सब सेक्शन 31A ऑफ सेक्शन 2 है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि हमारी गवर्नमेंट्स हैं,
लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि LDA आ सकता है, KDA आ सकता है, कॉरपोरेशंस आ सकती हैं। शैल हैव द सेम मीनिंग ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज कैप्शनड इन बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो बताता है, खैबर पुख्तूनख्वा लोकल एक्ट जो है वो बताता है, सिंध लोकल एक्ट है, और इसी तरह इस्लामाबाद टेरिटरी लोकल एक्ट है या फिर पंजाब लोकल एक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताती हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 32 है मेंबर। मेंबर जो होता है बेसिकली किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो एक पार्टनर कह सकते हैं, वो एक मेंबर होता है। मेंबर रिलेशन टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड द पार्टनर इन द फर्म जो है उसको हम मेंबर कहते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 33 है माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड मीन एज पर पाकिस्तानी लॉ के 18 ईयर से कम एज का जो बच्चा होता है उसको हम माइनर चाइल्ड कहते हैं, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। और इसी तरह सब सेक्शन 34 है सेक्शन 2 का मुदारबा। मुदारबा कौन सा होता है? जो मुदारबा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, मींस मुदारबा एज डिफाइंड एंड मुदारबा कंपनीज ऑफ मुदारबाज फ्लोटेशन ऑन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980s के तहत जो रजिस्टर होगी उसको हम मुदारबा कंपनी कहेंगे। इसी तरह मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं, मींस द मुदारबा सर्टिफिकेट एज डिफाइंड मुदारबा कंपनीज के तहत रजिस्टर्ड जो होंगे और उसके जो सर्टिफिकेट आई थिंक लाइक शेयर्स होंगे। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मीन फंड रजिस्टर्ड आर अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो रजिस्टर्ड होगा फंड उसको हम म्यूचुअल फंड कहेंगे। सब सेक्शन 35AA ऑफ सेक्शन 2 है NCCPL, मीन्स द नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड विच कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड लाइसेंस क्लियरिंग हाउस जिसके पास उसको हो बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर सब्सिडरी ऑफ NCCPL नोटिफाई इन द बोर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के लिए बोर्ड में जो है ये क्लासिफाइड किया गया हो, इसको हम कहते हैं। इसी तरह सब सेक्शन 35B है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम पढ़ रहे हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज मीन क्या है? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एज डिफाइंड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन रूल्स 2003 के तहत जो बनाई जाती है उसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसको हम NGOs भी कहते हैं, NPOs भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और NGOs नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मीन्स अ पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल विच इज़ किस चीज़ में एंगेज होता है, इसकी क्लास A है एस्टेब्लिश फॉर द रिलीजियस एजुकेशनल चैरिटेबल वेलफेयर पर्पजेज ऑफ द जनरल पब्लिक आर द प्रमोशन ऑफ एन एमच्योर स्पॉट के लिए जो रजिस्टर्ड होता है उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाई अंडर एनी लॉ ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको हम NPO कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या होता है? क्लास C है उसको एक तो ये है कि वो इस काम के लिए हो, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रजिस्टर्ड हो, और फिर अप्रूव्ड हो बाय द कमिश्नर ऑफ अ स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन। जो NPO जो है वो अप्लाई करेगी कमिश्नर को, और कमिश्नर जो है फिर उसको अप्रूव्ड करेगा। Accomplished by the prescribed documents and on requisition such as documents may be required by the commissioner and none of the assets of the person confer or may confers to the private benefit of the person। तो ये जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो एसेट्स होंगे वो किसी के पर्सनल जो है बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। तो फिर उसको देगा, जैसे कि इसमें मरूफ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, फास्ट है, ये अदारा है, कंप्यूटर की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लम्स है, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल है, शालीमार ट्रस्ट है। तो ये सारे जो हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका मकसद वेलफेयर है और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। नॉन रेजिडेंट पर्सन एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
जो कि डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 81 में, तफसील उसकी हम पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर रहा हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 183 डेज़, 183 या उससे ज़्यादा डेज़ पाकिस्तान से बाहर उसने गुजारे हों, वो पाकिस्तान में ना रहा हो, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट पर्सन कहते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ये भी हम नॉन रेजिडेंट पर्सन जो होता है वो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर होता है जिसने 183 डेज़ से बाहर उसके गुजारे हों। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, जो इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं जिनमें एडिशनल कमिश्नर हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, ऑडिट ऑफिसर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट एंड टैक्सेशन ऑफिसर हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट एंड एनी अदर डेजिग्नेशन जो है अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के पर्पज़ के लिए जो कोई भी अपॉइंट किया गया हो उसको हम इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। ऑफ शोर एसेट क्या है, जिसका बड़ा शोर था पिछले दिनों ऑफ शोर कंपनीज़ का, और जिसके स्कैंडल्स भी आए थे, वो सब सेक्शन 38AA है ऑफ सेक्शन 2 इन रिलेशन टू पर्सन इंक्लूडिंग एनी मूवेबल आर इमूवेबल, यानी कि किसी पर्सन के हवाले से कोई भी मूवेबल आर इमूवेबल एसेट हेल्ड बाई गेन प्रॉफिट आर इनकम ड्राइव्ड आर एनी एक्सपेंडिचर इन अकर्ड आउटसाइड द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से बाहर है कोई एसेट जो कि जिसका बंदे को प्रॉफिट आ रहा है और इसको उससे इनकम ड्राइव कर रहा है, तो कोई गेन उससे कर रहा है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है एसेट, लेकिन पाकिस्तान से बाहर है, तो उसको हम ऑफ शोर एसेट कहेंगे। इसी तरह सब सेक्शन 38A भी है ऑफ सेक्शन 2। ऑफ शोर इवेडर क्या है, इवेड करता है जो मीन अ पर्सन हु ओन्स पोजेस कंट्रोल और इज़ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शोर एसेट्स, कि वो एसेट्स का मालिक तो है जिससे वो बेनिफिट ले रहा है, गेन ले रहा है, बट डज नॉट डिक्लेयर, लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने डिक्लेरेशन में। जब वो डिक्लेरेशन में डिक्लेयर नहीं करेगा तो फिर वो उसको अवेडर करेंगे। और अंडर डिक्लेयर या ये है कि वो है बड़ा लेकिन उसको डिक्लेयर छोटा करके किया हुआ है। इनएक्यूरेट द पर्टिकुलर सच एज एसेट्स टू द कमिश्नर्स, तो कमिश्नर को जो हम ऐसा डिक्लेरेशन देते हैं उसमें नहीं प्रॉपर किया तो उसको अवेडर कहेंगे। सब सेक्शन 38AC है ऑफ शोर इनएबलर, वो क्या होता है, इंक्लूड्स एनी पर्सन हु एनेबल असिस्ट और एडवाइज एनी पर्सन टू प्लान फॉर डेजिग्नेट अरेंज मैनेज ट्रांजैक्शन डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू द ऑफ शोर एसेट्स के रिलेटेड जो है वो उसको मशवरा देता है कि किस तरह से उसको मैनेज करें, किस तरह से डिक्लेयर करें, विच हैज़ रिजल्ट और मे रिजल्ट इन टैक्स अविजन, जिसकी वजह से वो टैक्स अविजन होती है, जो उसको मशवरा देता है, मशीर है उसका, कंसल्टेंट है ये बताने के लिए, तो उसको हम कहेंगे ऑफ शोर एनेबलर। सब सेक्शन 38B है ऑफ सेक्शन 2 ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये हमने सेल्स टैक्स में भी पढ़ा था। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि आजकल अमेज़ोन पे है या अलीबाबा है, कि जिसमें वो ऑनलाइन प्लेस एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम वो चलाती है जिसमें बायर ऑर्डर करता है और वो ऑर्डर सप्लायर्स को जाता है, तो सप्लायर जो है वो बायर को डायरेक्ट चीज़ भेजता है, लेकिन जो इसमें लाइजन करवाने वाला बंदा है वो जो प्लेस प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस। मीन्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रन बाय ई कॉमर्स एंटिटी ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दैट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ये उसको फैसिलिटेटर बेसिकली कहते हैं। इन ट्रांजैक्शन अकर बिटवीन द बायर एंड सेलर्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है उसका जो फैसिलिटेटर होता है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस उसको हम कहते हैं। सब सेक्शन 39 है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर्स मीन ओरिजिनेटर एज डिफाइंड इन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी रूल्स 1999 के तहत जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी रूल्स हैं उसको हम ओरिजिनेटर कहते हैं। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम मीन्स ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान से कमाया गया हो, जिसको हम तफसीलन पढ़ेंगे सेक्शन 101 में, तो वो बेसिकली पाकिस्तान में इनकम का सोर्स है उसको कहते हैं। सब सेक्शन 40A है पेंशन फंड मैनेजर। पेंशन फंड मैनेजर क्या है,
मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के तहत जो रजिस्टर्ड हो 2030 रूल में, आर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंश्योरेंस कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हो और ड्यूली ऑथोराइज हो बाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एंड अप्रूव्ड वॉलंटरली पेंशन रूल्स 2005 टू मैनेज द अप्रूव्ड पेंशन फंड। तो ये जो उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन है वो पूरी हो और अप्रूव्ड मैनेजर फंड जो है वो कर रहा हो, उसको हम पेंशन फंड मैनेजर कहते हैं। सब सेक्शन 41 है सेक्शन 2 का, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऐसी जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड है और अपना बिजनेस कर रहा है, ब्रांच ऑफिस वर्कशॉप वगैरह उसकी है, तो उसको हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो इन रिलेशन टू पर्सन मीन अ प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्शली कैरीड आउट, कि जहाँ से बिजनेस किसी बंदे का बिजनेस जो है होली और पार्शली रन हो रहा हो, उसको हम कहते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। या उसकी हम अगर क्लास ए पढ़े तो प्लेस मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्रीमिसी, सोलिसिटिंग ऑर्डर, वेयर हाउस, परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन और सेल्स आउटलेट, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। एंड अदर दैन द लाइजन ऑफिस एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस इंगेज इन नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज, जिसमें लाइजन ऑफिस नहीं शामिल। लाइजन ऑफिस जिसमें अदर दैन कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या अदर दैन कॉन्ट्रैक्ट पर्पज़ है, वो नहीं है। इसकी क्लास बी है ए माइन ऑयल और गैस वेल जो है, ये भी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑन अदर प्लेस एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के, यानी कि माइंस या वेल से नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ निकाले जा रहे हैं वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह बी ए एंड एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोल और फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए जो ज़मीन से खजाने आ रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, वो भी हैं। और क्लास डबल बी है वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग एनी बिजनेस वेयर वर्चुअली जो हो रहा है, वेयर ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए जो हो रही है विद हैविंग अ फिजिकल, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन वर्चुअली बिजनेस हो रहा है, तो उसको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएगा। या कोई बिल्डिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, असेंबली इंस्टॉलेशन हो रही है, प्रोजेक्ट की सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं विद सच साइट एंड प्रोजेक्ट, बट ओनली सच साइट प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड विद सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू एज अ पीरियड एंड पीरियड एग्रीड मोर देन 90 डेज़ विद एनी 12 मंथ, किसी भी 12 मंथ में मोर देन 90 डेज़ उन पे सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ होती हैं बिल्डिंग में, तो वो भी है। और इसी तरह फर्निशिंग का सर्विसेज कोई दे रहा है, इन कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर पर्सन थ्रू एम्प्लाई ऑन अदर पर्सनल्स एंटिटी टू एंगेज द पर्सन ऑफ सच पर्पज़, इस मकसद के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। क्लास ई है पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हियर एजेंट, जो कि एज ए एजेंट काम कर रहा है अदर दैन द एजेंट इन इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ सच एजेंट, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएगी। इसकी सब क्लास 1 है हैज़ इज द हैबिचुअली एक्सपीरियंस ऑफ अ अथॉरिटी कंक्लूडिंग कंट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, के जो एजेंट है वो हैबिचुअली अक्सर हो रहा है कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पे ये सर्विसेज कर रहा है contract and habitually play a principal role in leading the conclusion and contract that are routinely concluded without material modification of the person, and these contracts कौन कौन से हो सकते हैं in the name of a person, उसी नाम पर्सन के नाम से हो सकता है, और ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप और granting of the right of property owned by the एंटरप्राइजेज टू द एंटरप्राइजेज एंड राइट टू यूज़ आर, यानी कि वो उसके एंटरप्राइज जो है वो उसको राइट कर देता दे देता है उसके यूज़ करने का, या फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय दैट पर्सन, या कि सर्विसेज उस पर्सन से लेने के लिए दी जाती है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। सब क्लास 2 है हैज़ नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन अ स्टॉक इन ट्रेड and other merchandises from which the agent regularly deliver the goods merchandise on behalf of the other person, यहाँ के फिर ये हो सकता है कि हैबिचुअली उसका जो अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो मेंटेन कर रहा है सारे उसके स्टॉक को,
और डिलीवर कर रहा है मर्चेंडाइजिंग को ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन पे की बिहाफ पे, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइज दैट एन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस डज नॉट इंक्लूड द पर्सन एक्टिंग exclusively or almost exclusively on behalf of the person to which it is associated, कि वो किसी पर्सन की बिहाफ पे, तो उसको हम एजेंट को नहीं वो पर्सन कहेंगे अगर वो उसकी बिहाफ पे किसी भी कर रहे हैं। सब क्लाज एफ है, एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल और अदर एसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ एक्टिंग गिविंग राइज टू द इनकम, को जो कोई ऐसी इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है जिसकी वजह से इनकम में राइज हो रहा है, तो वो भी इनकम बढ़ रही है, वो भी इसमें परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में आएगी। प्लेस ऑफ बिजनेस कोई ऐसी है यूज्ड एंड मेंटेन बाय द पर्सन इफ़ द पर्सन आर द एसोसिएट ऑफ पर्सन कैरी ऑन अ बिजनेस एट दैट प्लेस एट अनदर प्लेस इन द पाकिस्तान, तो कहीं और है जहाँ प्लेस है जहाँ के एसोसिएट्स या खुद उसमें काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में आएगी। इसकी सब क्लास है द प्लेस और अदर प्लेस कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सब क्लास, के जहाँ जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसी तरह बिजनेस कैरिड ऑन बाई अ पर्सन on an associate of persons at the same place or more than one place constituted a complementary functions that are part of the cohesive business operations का पार्ट है, वो सेपरेटली कर रहे हैं या इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो भी इसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द टर्म कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है, includes an overall arrangement for the supply of goods, installation, construction, assembly, commission, guarantee, supervisory activities, all the principal activities that undertaking perform either for the person of the association of person, के जो सारे ये काम किए जा रहे हैं जिसमें असेंबली की जा रही है, कमीशन है, गारंटी है, जो भी इसमें इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन कहेंगे। तो इसी तरह बी है सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द गुड्स इंपोर्टेड इन द नेम ऑफ द एसोसिएशन, जहाँ गुड्स जो सप्लाई की जा रही हैं जो एसोसिएशन के नाम पे इंपोर्ट की गई थी, आर एनी अदर पर्सन वेदर आर नॉट टाइटल टू द गुड्स पोजेस आउटसाइड द पाकिस्तान, के बाहर जो है उनका टाइटल इसके चाहे नाम पे नहीं भी है। तो ये थी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली उन्होंने ऐसे खोल के हर चीज़ बयान कर दी गई है कि जो भी बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है, बेसिकली कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी है और उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है कि जो इनकम कमा रही है, और इनकम कमा के किसी तरह के भी है, वो सर्विसेज से कमा रही है, वो किसी एजेंट के थ्रू कमा रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग से कमा रही है, या किसी ट्रेडिंग से कमा रही है, इंपोर्ट से कमा रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल कर दी गई हैं। तो ये है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कम्प्रिहेंसिव और डिटेल चीज़ें बताई गई हैं इसकी। तो ये आज का लेक्चर हम इधर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे ही कंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है आप इसको सारे अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।